नमस्कार मित्रों, ये मेरा वीडियो है। ये जो आशाराम बापू की कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर में। आशाराम बापू पे पहले भी बहुत सारे केस हो चुके हैं। अब जो 3-4 टॉपिक मैं डिस्कस करूँगा वो ये कि आशाराम बापू का फॉलोइंग है पूरे इंडिया में 2 से 4 करोड़ का, और उनके कुछ काम जिनको मैं पॉजिटिव काम बोलता हूँ, जिसकी वजह से उनके दुश्मन खड़े हो गए थे, उसके बारे में बोलूँगा। फिर उनके सामने जो 3-4 बड़ी कंप्लेन है। एक तो ये जो केस है, वो अभी जो केस का चल रहा है, छेड़खानी का केस है। उसके सिवा उन पर तांत्रिक विद्या करने के पहले आरोप लग चुके हैं। उससे पहले जो आरोप लगा था वो तांत्रिक विद्या में बहुत ही ज़्यादा गंभीर था कि तांत्रिक विद्या में उन्होंने नरबली की थी। उसके सिवा उन पर लैंड एनक्रोचमेंट के बहुत सारे इल्ज़ाम हैं। कितने सच कितने गलत वो तो अब बाद में पता चलेगा। और एंड में आता है कि ये जो केस है उसका अब क्या सॉल्यूशन लाया जाए। ऐसा तो नहीं कह सकते कि केस आउटराइटली फाड़ के फेंक दो, या तो केस को पूरा का पूरा सच मान के आज के आज ही 3 या 7 साल की सजा कर दो, वो भी नहीं कह सकते। तो इस केस के लिए मैं जो प्रपोजल है मेरी कि ज्यूरी सिस्टम रखी जाए। ज्यूरी तय करेगी कि लाई डिटेक्शन टेस्ट लेना है, किनका लेना है, आरोपी का यानी आशाराम बापू का लेना है या नहीं, वो ज्यूरी तय करेगी। जो कंप्लेनर है उसका भी ले सकते हैं कि मान लो कंप्लेंट कंप्लीटली फ्रॉड हो, एकदम हाथ पांव के बिना की लगे, तो फिर आरोपी का ले सकते हैं। आरोपी में 3 आरोपी है, लड़की का पिता, लड़की की माता, लड़की का और लड़की खुद, स्टाफ का। क्योंकि यदि कुछ घटना बनी है तो स्टाफ के लोगों को भी पता होगा, उनकी नज़र में ही बनी होगी। तो स्टाफ का लाई डिटेक्शन टेस्ट ले सकते हैं। पॉलीग्राफ, सबसे पहले पॉलीग्राफ, उसके बाद ब्रेन मैपिंग। ब्रेन मैपिंग में इंजेक्शन नहीं होता, उसमें सिर्फ आदमी को लिटा दिया जाता है, उसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके ब्रेन का एक्सरे लेते हैं, एक स्पेशल टाइप का एक्सरे जिसको MRI कहते हैं, और उससे पता लग जाता है कि आदमी सच छिपाने की कोशिश कर रहा है नहीं। किसका ले सकते हैं? आरोपी के यानी आशाराम बापू का। ज्यूरी तय करेगी किसका लेना है। मान लो ज्यूरी ने सबसे पहले स्टाफ का ब्रेन मैपिंग लिया और लगा कि भाई ये पूरी बात एकदम बकवास लग रही है, क्योंकि स्टाफ में 5 आदमी यदि लेते तो उसके बाद पिता का नार्कोट ये ब्रेन मैपिंग ले सकते हैं और बोले कि भाई ये बिल्कुल बकवास लग रहा है, ये आदमी सच छिपाने की कोशिश कर रहा है। तो 3rd स्टेज में आएगा नार्को टेस्ट इन पब्लिक। नार्को टेस्ट इन पब्लिक भी किसका लेना है? पहले स्टाफ का लो। यदि स्टाफ में कुछ सच्चाई लगे तो फिर आरोपी का यानी आशाराम बापू का लो। यदि स्टाफ का नार्को टेस्ट लिया, उसमें लगे कि भाई बिल्कुल बकवास बात लग रही है ये तो उसके जो मेन कंप्लेनर है लड़की का पिता, उसका लो। उसमें लगे कि भाई बात बिल्कुल बकवास लग रही है। तो लड़की क्योंकि माइनर है उसका नार्को टेस्ट नहीं ले सकते, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन करवा सकते हैं प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट के बाद। और ये सारी प्रोसेस के बाद ज्यूरी तय करे, जज नहीं, क्योंकि जज अधिकतर भ्रष्ट है, बिके हुए हैं, नेपोटिक है, भाई भतीजावाद चलाने वाले हैं, अलग अलग पार्टियों से दबे हुए हैं, कोई कांग्रेस से दबा हुआ है, कोई बीजेपी से दबा हुआ है। तो ये फैसला ज्यूरी तय करे और क्या प्रोसीजर वो इसके बारे में मैं बोलूँगा। तो अब जो आशाराम बापू के जो प्लस पॉइंट है वो मैं आपको कहूँ कि यदि आदिवासियों में आज किसी हिंदू साधु का सबसे ज़्यादा प्रचार हो तो वो आशाराम बापू है। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, ये 3 एरिया में, शायद पूरे भारत में, पर इन 3 एरिया में तो मैं काफ़ी लोगों से मिला हूं कि ऐसे आदिवासी इलाके जहां पे ना बिजली है, मुश्किल से पीने का पानी मिलता है, इतने मच्छर है कि शायद हमारे तुम्हारे जैसा आदमी तो वहां पे 1 घंटा खड़ा नहीं रह पाएगा। ऐसी जगह पे आशाराम बापू के साधक जाके छोटे मोटे उद्योग धंधे चलाते, जहाँ पे वो आदिवासियों को थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलता है, वहाँ पे वो हिंदू धर्म की सारी विधि करते हैं। उसकी वजह से आशाराम बापू का जो आदिवासियों में काम चल रहा है, दलितों में काम चल रहा है, दूर दराज इलाके में जो गांव है वहाँ पे ऐसी दलित बस्तियाँ है, वहाँ पे
हमारे तुम्हारे जैसे जाएंगे तो शायद नाक पे 24 घंटे रुमाल रख के बैठेंगे। ऐसी जगह पे उनके साधक काम कर रहे जिसकी वजह से मिशनरियों का धंधा बंद हो गया। मिशनरियों को उनको बड़े पैमाने पे कन्वर्ट करना था और उसमें आशाराम बापू की वजह से बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर या रेदर मैं कहूँगा रोड ब्लॉकर आ गया कि उनकी वजह से कन्वर्जन रुक गया। फिर दूसरा, जो बहुत सारे अपहरण तो नहीं कह सकते, मतलब जो लव जिहाद के केस है उसमें सेकंड राउंड में अपहरण कह सकते हैं कि जो कुछ एक केस में होते हैं कि भाई लड़के ने लड़की से शादी कर ली और वो साथ रह रहे हैं, पर बहुत सारे केस में लड़का है वो लड़की को बेच देता है। आजमगढ़ सबसे बड़ा अड्डा है पूरे इंडिया में इस काम के लिए, वहाँ पे वो बेच देते हैं। अब वो लड़की के फैमिली वाले या समाज सोसाइटी वाले उसको वापस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि भाई तू भाग गई है एक बार इसलिए। तो ऐसे केस में वो वापस इसलिए नहीं आती क्योंकि अब वो रहेगी कहाँ, वापस आएगी तो आशाराम बापू के आश्रम में एक बड़े पैमाने पे व्यवस्था की गई थी जहाँ पे कोई भी ऐसी स्त्री त्यक्ता बोल सकते हो या तो जो भाग गई है लेकिन अब उसके हस्बैंड ने उसको धोखा दे दिया है, तो उसको वहाँ पे रहने खाने पीने की व्यवस्था करते थे। और बाद में उनके बहुत सारे छोटे मोटे उद्योग धंधे चलते हैं, एम्ब्रॉयडरी का, अगरबत्ती बनाने का, साबुन बनाने का, उसमें उनको थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट देते हैं और इस तरह से रहने का काम करते थे। तो उसकी वजह से जो पूरी लव जिहाद की इंडस्ट्री है इंडिया में उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। अब कुछ बात जो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ वो है, क्योंकि मैं अहमदाबाद में रहता हूँ और यहाँ अहमदाबाद में आशाराम बापू का सबसे बड़ा आश्रम है साबरमती में। जब उन्होंने आश्रम बनाया तब वो आसपास का पूरा एरिया जंगल था, तो ऐसा नहीं है कि अरबों की ज़मीन उन्होंने अपने अंडर में लिए, क्योंकि जब आश्रम शुरू किया तब वहाँ पे एकड़ का 10,000 रुपया भी नहीं आता था उस जमाने पे, 20 साल पहले जब आश्रम शुरू हुआ, उससे भी पहले। तो वहाँ उनका बहुत बड़ा आश्रम है। तो वहाँ के आसपास के लोगों से पूछो कि भाई आशाराम बापू के जो इतने साधक हैं उससे आपको कोई परेशानी होती है कि वहाँ उन्होंने आके मारपिटाई की या झगड़ा किया या शराब बेचने की कोशिश की या बच्चों को उठाने की कोशिश की या छेड़खानी की या शराब पी के बाहर घूम रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, ऐसी कोई कंप्लेन है? तो आसपास के जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि हमें ये आशाराम बापू के साधकों से, भक्तों से किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं है। कभी उन्होंने किसी लड़के का अपहरण करने की कोशिश नहीं की, लड़की का अपहरण करने की कोशिश नहीं की, कोई छेड़खानी का नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे आश्रम के बाहर बहुत बड़ा उन्होंने गैरकानूनी स्टॉल लगा दिए या गैरकानूनी एनक्रोचमेंट कर दिया। तो आश्रम के आसपास जो लोग हैं, अहमदाबाद साबरमती में जहाँ मैं रहता हूँ, आश्रम के आसपास के लोगों की किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं है। तो अभी कोई कहे कि भाई आश्रम में बड़े पैमाने पे दारू का धंधा चलता है या बड़े पैमाने पे ड्रग्स का धंधा चलता है, तो जो लोग वहाँ पे दारू पी रहे हैं वो बाहर आके कुछ ना कुछ तो तोड़फोड़ करेंगे। तो मैं नहीं मानता कि आश्रम में कोई बड़े पैमाने पे गुंडागर्दी का काम चलता हो, क्योंकि यदि इस तरह के लोग बड़ी संख्या में आश्रम में है तो वो आसपास के लोगों को परेशान करेंगे ही। पर आसपास के लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही, यानी आश्रम के अंदर कोई एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं हो रही। फिर आशाराम बापू जो तंत्र विद्या करते हैं वो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर वो क्राइम नहीं है। सिवा के तंत्र में हिंसा का उपयोग हो रहा है। देखो, तंत्र विद्या 2 प्रकार की होती है, एक तो नरबली, तो वो तो आउटराइट क्राइम है, वो तो आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड में लिखा है, वो कानून 5000 साल पहले भी मर्डर क्राइम था, आज भी क्राइम है। पर काली चौदस के दिन बहुत सारे कुछ तांत्रिक विधि करते हैं कि कुछ मंत्र करेंगे, कुछ धागा फेंकेंगे, भभूत होगी, ये सब करेंगे, 5 रुपया रखो, 500 रुपया रखो, आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो ये तांत्रिक विद्या के मैं अगेंस्ट हूँ, पर ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। मैं नहीं मानता कि ऐसी चीज़ों के लिए पुलिस का उपयोग चाहिए। उसके लिए जो एक्टिविस्ट इसके खिलाफ है वो अवेयरनेस का प्रोग्राम करे, उसमें यदि सरकार पैसा देती है तो भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पर ये क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। तो जो तांत्रिक विद्या कर रहा है उसको क्रिमिनल का लेबल नहीं लगाना चाहिए और उसके पीछे पुलिस या अदालत का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सिवा के तंत्र में वायलेंस हुई हो, उनके सामने लैंड एनक्रोचमेंट के बहुत सारे कंप्लेन हैं आशाराम बापू के, हो सकता है सच हो,
तो उसमें तो मैंने एक ब्लैंकेट सजेशन दिया, एक कानून की मांग की है कि भारत में जितने भी लैंड ओनरशिप के रिकॉर्ड है कि कौन किस जमीन का मालिक है, इस जमीन का मालिक सरकार है या प्राइवेट आदमी है, प्राइवेट आदमी है तो कौन है, ट्रस्ट है तो उस ट्रस्ट का ट्रस्टी कौन है, वो पूरा डेटा इंटरनेट पे डाल दिया जाए ताकि आप नाम टाइप करो राहुल मेहता, कॉमा एड्रेस, दो चार चीजें, तो आपको 50-100 राहुल मेहता दिखाएगा। उसमें से आप क्लिक करो राहुल चिमन भाई मेहता, ये एज, यानी मेरे रिकॉर्ड पे क्लिक करो तो 1-2 मिनट में सर्वर आपको बता दे कि भाई राहुल मेहता के अपने नाम से इतने फ्लैट है, वो इतनी कंपनियों का मालिक है और कंपनियों ने इतने फ्लैट या प्लॉट खरीद के रखे हैं, वो इतने ट्रस्टों में ट्रस्टी है और वो ट्रस्ट ने इतने फ्लैट खरीद के रखे हैं, वो इतनी कंपनियों में डायरेक्टर है, पार्टनर है और वो कंपनियों ने इतने प्लॉट फ्लैट खरीद के रखे, इतने प्लॉट के ऊपर उसकी पावर ऑफ अटर्नी है, वो सारा डेटा आ जाए और उसके बाद दिख जाएगा कि एनक्रोचमेंट किया है नहीं, कि भाई आप एंटर डाला कि भाई ये जो प्लॉट है वो गवर्नमेंट के नाम पर, गवर्नमेंट के नाम पर और यहाँ पे इस आदमी का आश्रम बना है, तो प्रूव हो गया कि एनक्रोचमेंट है। तो और लैंड एनक्रोचमेंट का आरोप है, पर लैंड एनक्रोचमेंट के यदि आपको सबसे बड़ा नाम चाहिए तो शायद टाटा का आएगा, या उसके बाद सोनिया गांधी है, उसके पास मिलों के मिल जमीन दबोच के रखी है उसने, रॉबर्ट वड्रा है बहुत सारे लैंड एनक्रोचर है। मैं नहीं मानता आशाराम बापू यदि लैंड एनक्रोचर है तो उनका पूरा इंडिया में पहले 1000 में भी उनका नंबर आए। तो लैंड एनक्रोचमेंट के आरोप में सारे लैंड एनक्रोचर है उनकी तलाश हो, सारा डेटा को नेट पे आए और जो बड़ा आदमी है पहले उसको फांसी पे चढ़ाओ या जेल में भेजो और बाद में प्रोसीड शुरू करो। इस तरह से रैंडमली एक आदमी को सिलेक्ट किया और उस पर आरोप लगाने शुरू किए, वो ठीक नहीं है। अब जैसे एक अभी नरेंद्र मोदी ने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, वो क्या दिया कि आशाराम बापू का आश्रम है, तो मैंने देखा कि भाई एग्जैक्टली उसने गलत क्या किया, तो उसमें लैंड एक्नॉलेजमेंट का कोई चार्ज ही नहीं था क्योंकि उसके किसी भक्त ने वो जमीन आश्रम को गिफ्ट में दी थी और उस भक्त ने कोई कंप्लेन ही नहीं की है कि यह जमीन मुझसे जबरदस्ती छीनी गई है। वो भक्त आज भी बोल रहा है कि यह जमीन मैंने मर्जी से गिफ्ट में दी, तो वो तो क्राइम नहीं हुआ गिफ्ट देना। अब वहां पे क्राइम ये है कि उसने जो खेती की जमीन है वहां पे उसने आश्रम चलाया, तो ठीक है टेक्निकली क्राइम हुआ क्योंकि उसने एनए परमिशन, नॉन एग्रीकल्चरल परमिशन नहीं थी और आश्रम है वो एक रेसिडेंशियल यूज हो गया, सेमी कॉमर्शियल यूज हो गया। तो खेती की जमीन पे इस तरह का रेसिडेंशियल उपयोग करना अपने आप में एक क्राइम है, पर यह कोई चोरी का क्राइम नहीं हुआ। मतलब इतने सारे इस तरह के केस तो आपको इंडिया में लाखों की संख्या में मिलेंगे कि जो बहुत सारे फार्म हाउस है उसका पार्टी प्लॉट की तरह यूज होता है, वो गैर कानूनी है। फार्म हाउस में कंस्ट्रक्शन का एरिया होता है 5 to 15%, बहुत सारे लोगों ने फार्म हाउस में 50, 60, 70% एरिया पर कंस्ट्रक्शन करके रखा है। तो आरोप पे आरोप लग रहे हैं और कुछ कुछ आरोप तो मुझे दिख ही नहीं रहा कि इसमें सीरियसनेस क्या है या क्राइम क्या है। अब आखिरी जो आरोप है मैं उस पर आता हूं क्योंकि वो अभी जो पूरा अरेस्ट हुआ, 14 दिन की जेल हुई है, मतलब रिमांड पे लिया जा रहा है, उस केस में छेड़खानी का केस है जो कि अपने आप में बहुत सीरियस है। यदि वो सच है तो 3 साल की सजा, 7 साल की सजा, 10 साल की सजा होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब मुझे जज पे भरोसा नहीं है, अंत में डिसीजन कौन लेगा? जज। मैं मानता हूं 70, 80, 90% जज इंडिया के बिके हुए हैं, हाई कोर्ट के भी बिके हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के तो और ज्यादा बिके हुए हैं। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी कि कैसे एक जज ने जो बलात्कारी था, 3 लड़कियों की बलात्कार करने के, 3 8-8 साल की लड़कियों पे बलात्कार किया था, उसने खुद उसको वीडियो टेप में उतारा था और सुप्रीम कोर्ट के जज ने उसको बेल देके भारत से वापस स्विट्जरलैंड भागने का मौका दे दिया जानबूझ के। वो स्विट्जरलैंड का नागरिक था, अरबपति था, बहुत पैसा था उसके पास। जज को पता था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को खरे को, कि इसको बेल दूंगा तो ये स्विट्जरलैंड भाग जाएगा, तो भी उसने बेल दे दी। अल्तमास कबीर जिसने ये इटाली के सैनिक को बेल दे दी, जिसने भारत में 2 हत्याएं की थी, उसने अपनी बहन को हाई कोर्ट में जज बनवा दिया। जो 18 साल का और 17.5 साल का जुवेनाइल मर्डरर था, जिसने बहुत ही क्रूरता के साथ हत्या की थी दिल्ली में, उसको कहता है कि 3 साल के से ज़्यादा सज़ा नहीं होनी चाहिए, जुवेनाइल की एज उसको कम नहीं करनी, 18 से 16 साल नहीं करनी है। तो ऐसे ऐसे
भ्रष्ट जज है, नेपोटिक जज, भाई भतीजावाद चलाने वाले जज है। अब सुप्रीम कोर्ट का जज ऐसा है तो लोअर कोर्ट का कैसा होगा? तो ऐसे जज के पास आशाराम बाबू का केस जाए वो क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि जो जज मल्टीनेशनल कंपनियों से पैसे ले सकते हैं वो मिशनरियों से भी ले सकते हैं। वैसे भी मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी आपस में एक दूसरे के चचेरे भाई होते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ भी मल्टीनेशनल कंपनियां जाती हैं वहाँ मिशनरियों को प्रमोट करती है। तो इसमें मेरा सॉल्यूशन है, मैं जो प्रपोज करता हूँ वो ज्यूरी सिस्टम इस तरह से है कि 500 रैंडमली चोजन सिटीजन की ज्यूरी बनाई जाए। रैंडमली चोजन सिटीजन यानी क्या कि ये वोटर लिस्ट है इंडिया का, एक खाड़िया नाम का एरिया है उसका वोटर लिस्ट है। तो इसमें से रैंडम सिलेक्शन से, यानी ना मेरे आदमी ना तुम्हारे आदमी या सरकार के आदमी ना बीजेपी के आदमी ना कांग्रेस के आदमी ना आशाराम के भक्त, रैंडम सिलेक्शन से 500 लोगों को सिलेक्ट किया जाए। तो 500 लोगों की ज्यूरी क्या संभव है? भाई ग्रीस में 300 बीसी में जब टेक्नोलॉजी के नाम का टीबी नहीं था तब 500 की ज्यूरी भी हुई है और कुछ कुछ केस में 1000 और 1500 की ज्यूरी ट्रायल भी हुए वहां पे। सोक्रेटिस को जो फांसी की सजा हुई थी वो 500 की ज्यूरी ने की थी। तो आज के युग में भी 500 ज्यूरी की संभव है। ज्यूरी कहां से ली जाए? राजस्थान से। राजस्थान, पूरे राजस्थान का जो 4 करोड़ वोटरों का लिस्ट है उसमें से 30 साल से ज्यादा उम्र से, 30 और 55 साल के उम्र के, वोटर लिस्ट में उम्र तो लिखी होती है, 30 और 55 साल की उम्र में से 500 लोगों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाए और वो 500 लोग हर एक पॉइंट पे मेजोरिटी डिसीजन से तय करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना। अब और वो ज्यूरी फाइनली मेजोरिटी डिसीजन से तय करेगी कि कितनी सजा करनी है और सजा करने समय 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। वो हमेशा एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है। एक्यूज को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है कि सजा 50% से नहीं होती, सजा या तो यूनानिमस से होती है, लेकिन 500 की ज्यूरी में तो यूनानिमस नहीं हो सकता, इसलिए सजा 2/3 से हो। अब ये ट्रायल कैसे करना? देखो इसमें कोई मटीरियल एविडेंस तो है नहीं। हमारे शास्त्रों में 3 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं। एक तो है प्रत्यक्ष प्रमाण कि आपके पास कोई मटीरियल एविडेंस हो, खून का धब्बा हो, डीएनए टेस्ट हो, फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, तो मटीरियल एविडेंस इसमें है नहीं, वो प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा हुआ शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी किसी व्यक्ति के बात को, विटनेस को, साक्षी को आपने सच माना। और होता है अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण यानी कि आपने अपने अनुमान से तय किया। तो शब्द प्रमाण के पीछे अनुमान प्रमाण हमेशा रखना पड़ता है। क्यों रखना पड़ता है? अब इसमें मैं कौन से शास्त्र में क्या लिखा है उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप गूगल करो शब्द प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, तो आपको भारत के कौन कौन से शास्त्र न्याय प्रणाली के बारे में बोलता है पूरा गूगल पे लिस्ट आ जाएगा, इससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। पर हमारे शास्त्रों में ये 3 प्रमाणों को माना गया है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपको 95% केस में नहीं मिलेंगे, जैसे भ्रष्टाचार के केस है। तो पैसा तो मॉरिशस के बैंक में रखा जाता है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपको 10 साल के बाद भी नहीं मिलेगा। इसमें आपको अनुमान प्रमाण के हिसाब से ही तय करना पड़ेगा कि भाई कोयले की खान दी तो ऑक्शन क्यों नहीं कराया, 2G स्पेक्ट्रम दिया या 3G स्पेक्ट्रम दिया तो ऑक्शन क्यों नहीं कराया। ऑक्शन नहीं कराया यानी रिश्वत लिए, वो आपका अनुमान हुआ, वो कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हुआ। लेकिन 95% डिसीजन अनुमान से ही लेने पड़ते हैं। वो मेरा एक दूसरा वीडियो मैं बनाने वाला हूं कि भारत की जो वर्तमान न्याय प्रणाली का है वो शास्त्रों से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि शास्त्रों ने अनुमान प्रमाण को मान्यता दी है, जबकि अदालत के, लेकिन अनुमान किसका होना चाहिए? और निरपेक्ष आदमी होना चाहिए, ऐसा आदमी जिसकी सांठ-गांठ ना हो। मुझसे किसी से दुश्मनी है और आपने पूछा कि भाई अनुमान करके बताओ कि इस आदमी ने क्राइम किया है, नहीं तो मेरा अनुमान भाड़ में क्या, मैं तो यही कहूंगा क्राइम किया है, क्योंकि मेरी उससे दुश्मनी है। तो अनुमान उसका मानना चाहिए कि जिस आदमी का उस केस से कोई लेना देना ना हो, दोनों में से किसी को जानता नहीं हो, तो वहां ज्यूरी सबसे बेस्ट आती है। क्योंकि 500 लोगों को हमने रैंडमली बुलाया है, तो जाहिर है कि वो ना आरोपी के रिश्तेदार थे, न कंप्लेनर के रिश्तेदार है, और बीजेपी वोटर के हो, कांग्रेस के वोटरों पर वो तो वोट दिया है। ऐसा नहीं है कि वो कोई बीजेपी के बहुत बड़े ऑफिस बियरर है या बीजेपी से उनको कोई लेना देना, या कांग्रेस के बहुत बड़े
ऑफिस बियर है, कांग्रेस में उन्होंने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया, वो तो ऑर्डिनरी वोटर है। तो ये 500 लोग अपना अनुमान लगा के चलाते हैं तो वो ठीक हुआ। अब शब्द प्रमाण के पीछे हमेशा अनुमान प्रमाण क्यों लगाना पड़ता है? क्योंकि पहले ये डिसाइड करो कि भाई ये विटनेस को तुम्हें सच मानना है या नहीं। विटनेस भी तो झूठा हो सकता है किसी ने उसको पैसा दिया हो झूठ बोलने के लिए, हो सकता है किसी ने उसको धमकी दी हो झूठ बोलने के लिए। जैसा एक केस में आया कि एक विटनेस ने बोला और बाद में वही विटनेस कह रहा है कि भाई पुलिस वालों ने उसको पीटा था, वो सब कागज पे लिखने के लिए या तो बोलने के लिए। उस पे पास ना कोई सीडी है ना वहां उसने कुछ देखा था, वो तो पुलिस ने उसको बोला कि ये बोल, और उसने पुलिस ने इतनी पिटाई की, उसने बोल दिया डर के मारे। तो शब्द प्रमाण के पीछे अनुमान प्रमाण होता ही है, और अंत में अनुमान प्रमाण के सिवा दुनिया में कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने एक अपना वाक्य बनाया कि वंस ओपिनियन इज द रियलिटी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन। यानी अंत में तो आपका जो ओपिनियन है वही वास्तविकता हो गई। एक कहावत है कि भाई ब्रह्म मिथ्या जगत सत्य, दूसरा है कि जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य। मैं बोलता हूं जगत मिथ्या ब्रह्म मिथ्या मंतव्य सत्य। आपका जो ओपिनियन है वही अंत में आपको सत्य मान के चलना पड़ेगा। तो अब ये 500 लोग अपने अनुमान के अनुसार पूरा तय करेंगे कि पहला स्टेप क्या लेना। मैं जो स्टेप प्रपोज करूंगा वो ये है कि सभी का लाई डिटेक्शन टेस्ट लिया जाए। पॉलीग्राफ बहुत रिलायबल नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि पॉलीग्राफ बिल्कुल घटिया है। पॉलीग्राफ से अंदाजा आ जाता है कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना सच्चा है, कौन कितना झूठा है। संपूर्ण सत्य का पता नहीं लगा सकते, लेकिन पॉलीग्राफ किस किस का लिया जाए? आश्रम का जो स्टाफ था वो, क्योंकि यदि बापू ने क्राइम किया तो अकेले तो कर नहीं सकते, स्टाफ ने किसी में तो मदद की होगी उसका कुछ क्राइम करने के लिए। पहले तो इसमें अखबार बिके हुए हैं, तो जो जुबानी आती है मुझे भी पता नहीं चलता कि क्या सच है। मैंने जो सुना मुझे नहीं पता वो सच है या नहीं। मैंने जो सुना उसमें यह है कि माता पिता और लड़के आश्रम में गए थे, उसके बाद वो सो रहे थे। रात को वार्डन ने या किसी स्टाफ के आदमी ने लड़की को आके कहा कि आपको अकेले बापू की कुटिया में आना है और माँ बाप को बताना नहीं है। और लड़की भी भक्त थी, माँ बाप भी कुछ एक साल से आशाराम बापू के भक्त थे। फिर वो लड़की उठी और माँ बाप को बताए बिना, क्योंकि स्टाफ के वार्डन ने कहा था, इसलिए वो ध्यान कुटीर में गई। उसके बाद एकाएक कुछ पिता की आंख खुल गई और उन्होंने देखा कि लड़की नहीं है, तो उन्होंने बाहर तलाश करनी शुरू की। वहां उनको ध्यान कुटीर में से कुछ आवाजें आई। ये उनका बयान है, मुझे नहीं पता। तो ये सारा जब पूछा जाएगा उनको लाई डिटेक्शन टेस्ट में, स्टाफ का लाई डिटेक्शन टेस्ट, आशाराम बापू का भी लाई डिटेक्शन टेस्ट, लड़की के पिता का लाई डिटेक्शन, ये पॉलीग्राफ टेस्ट, लड़की के माता का पॉलीग्राफ टेस्ट, क्योंकि लड़की 16 साल से कम है, इसका लाई डिटेक्शन टेस्ट एंड में होना चाहिए यदि करना है तो, क्योंकि उसकी उम्र 16 साल से कम है, माइनर है। इससे ठीक अंदाजा आ जाएगा ज्यूरी को कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना। नेक्स्ट स्टेप मैं प्रपोज करूंगा कि इसके आधार पे ज्यूरी तय करे कि अब किस किस का ब्रेन मैपिंग लेना है। ब्रेन मैपिंग में कोई इंजेक्शन नहीं देना होता। ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, आदमी को स्ट्रेचर पे सुलाते हैं और उसके ब्रेन का एक्सरे लेते हैं। एमआरआई होता है वो एक तरह का। वो एमआरआई ब्लड में कहां पे खून ज्यादा है कम है वो मेजर करता है। और यदि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ब्लड में कुछ एरिया होता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और यदि मैं सच को छिपाने की कोशिश कर रहा हूं तो भी वो वहां पे सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और यदि मैं आराम से एक के बाद एक सच बोल रहा हूं तो मेरे ब्रेन में कहीं भी ब्लड का सर्कुलेशन नॉर्मल से ज्यादा बढ़ता नहीं है। ये तो, और ब्रेन मैपिंग में किसी तरह का इंजेक्शन नहीं देना पड़ता। तो अब ब्रेन मैपिंग हो ज्यूरी के सभ्यों के सामने, इससे ज्यूरी को अंदाजा आ जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है या कौन सच छिपा रहा है। और अंत में ये 500 की ज्यूरी तय करे कि किन किन का नार्को टेस्ट लेना है पब्लिक में। नार्को टेस्ट में क्या होता है, सोडियम पेंथानॉल नाम का एक केमिकल 5-10 मिलीलीटर जितना बॉडी में डाला जाता है। उस केमिकल की कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं है। ये बहुत झूठ बोलते हैं कि इसकी साइड इफेक्ट है। इसका 200 साल तक इस्तेमाल हुआ है यूरोप में एनेस्थेशिया की तरह से। एनेस्थेशिया यानी कि आदमी को ऑपरेशन से पहले बेहोश करने के लिए। और बाद में गलती से एक डॉक्टर ने डोज
आधा दे दिया या कम दे दिया तो आदमी बेहोश नहीं हुआ और ऊटपटांग बातें करने लगा, और डॉक्टर को तब पता चला कि ये आदमी तो जो पूछूं उसका एकदम सच्चा जवाब दे देता है। तो डॉक्टर ने पूछा कि भाई ऐसा क्या हुआ कि आदमी बेहोश तो नहीं हुआ पर एकाएक सच बोलने लगा। बाद में पता चला कि ये केमिकल की ये खासियत है कि यदि इसको कम मात्रा में दिया जाए तो आदमी बेहोश नहीं होता लेकिन सच बोलना शुरू करता है। उसके बाद उसका उपयोग हॉस्पिटल के अंदर बंद हुआ और फॉरेंसिक में यूज होता है, यानी सोडियम पेंथानोल का कोई दुरुपयोग नहीं होता, मतलब इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आता हेल्थ पे। तो इसके बाद ज्यूरी नार्को टेस्ट ले स्टाफ का। ज्यूरी को यदि आशाराम बापू का नार्को टेस्ट लेना है तो ज्यूरी तय करे। लड़की के पिता का, माता का, लड़की का नहीं ले मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। फिर ज्यूरी बोले कि लेना चाहिए तो ले लो। यदि ज्यूरी बोले कि भाई ये तो हमें 100% झूठ लग रहा है तो लेना पड़ेगा, तो नार्को टेस्ट ले लिया जाए ज्यूरी का और कंप्लेनर का, और उसके बाद ज्यूरी तय करे कि कितनी सजा देनी है। तो इस तरह से इस केस का हल आ सकता है। अब जो अलग अलग ओपिनियन है वो क्या आ रहे हैं, कुछ कहते हैं कि आशाराम बापू निर्दोष है, चलो बात मान ली जाए, पर सबूत क्या है कि निर्दोष है? एक बार केस हो गया तो क्या बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आदमी को, व्यक्ति को निर्दोष का सर्टिफिकेट देना? दूसरा, इसमें मटेरियल एविडेंस तो कोई मिलने नहीं वाला, क्योंकि ये जो कंप्लेन है वो छेड़खानी की है, कंप्लेन है वो बलात्कार की तो है नहीं कि जिसमें शायद कोई मटेरियल एविडेंस मिल जाए। तो इसमें साक्षी के आधार पे जाओगे तो इतने बड़े केस में साक्षियों को तो दबाया जा सकता है, पैसे दिए जा सकते हैं। जैसा कि कुछ एक बातें आई कि आशाराम बापू के पास बहुत सारी जमीनें हैं जो कि रॉबर्ट वद्रा को फोकट के भाव खरीदनी थी और वो नहीं दी, इसलिए फिर ये सारा झमेला शुरू हुआ। वो पहले भी एक बार हुआ था कि गौतम अदानी के भाई राजेश अदानी को सीबीआई ने जेल में बंद कर दिया था। आप गूगल कीजिए गौतम अदानी ब्रदर सीबीआई अरेस्ट गोवा या ऐसा कुछ टाइप कीजिए, उसमें यही था कि गौतम आईपीएल के अंदर 2 टीम की जगह थी। शरद पवार ने कहा कि मैं पूना की टीम रखूंगा, शशि थरूर ने कहा कि मैं केरल की टीम रखूंगा, और शशि थरूर के पास कहां से पैसा आया? वो सोनिया गांधी का पैसा था, रॉबर्ट वद्रा का पैसा था। अदानी ने बोला कि मैं अहमदाबाद की टीम रखूंगा, और अदानी ने बोला कि जितने पे मैं तो जबरदस्त बोली लगाऊंगा। तो अदानी यदि जबरदस्त बोली लगाता तो उसको तोड़, या तो सोनिया गांधी केरल की टीम नहीं रख पाती, या तो सोनिया गांधी को उससे ज्यादा बोलनी पड़ती तो उसको नुकसान हो जाता। तो उसने अदानी को बोला कि भाई तू अपनी बोली कैंसिल कर, या तो कम बोली रख दे, बिल्कुल एकदम ऐसी घटिया बोली रख कि अहमदाबाद की टीम सिलेक्ट ही ना हो। तो गौतम अदानी ने मना कर दिया। तो दूसरे दिन सुबह 6 बजे सीबीआई के 4 अफसर आ गए, गौतम अदानी के भाई को अरेस्ट किया। 7 बजे उसको एयरपोर्ट ले गए अहमदाबाद के, और वहां से उसको सीधा गोवा ले गए ताकि उसको बेल लेने का मौका भी ना मिले। और केस क्या था? चवन्नी का केस भी नहीं था। तुम केस की डिटेल देखो तो केस क्या था कि गौतम अदानी के कंपनी ने, जो कि कस्टम एजेंट थे, उन्होंने कोई आदमी जब कस्टम का माल लाता है तो उसको ड्यूटी भरनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है इंडस्ट्री में, रियल सिनारियो है कि भाई ड्यूटी तो मैं तब भर पाऊंगा जब मैं माल बेचूंगा, या तो माल को मैं आगे प्रोसेस करके कुछ, तो उसमें कस्टम डिपार्टमेंट है वो अंडरटेकिंग लेता है कि आपको 2 करोड़ की ड्यूटी भरनी है, 6 महीने के अंदर नहीं भरोगे तो आपको इतना फाइन होगा। मतलब 6 महीने का टाइम देते हैं वो अंडरटेकिंग में, 3 महीने का, 6 महीने का। तो कस्टम मतलब जिस आदमी जो माल लाया है प्राइमरी पार्टी, उसके ऊपर कस्टम एजेंट को अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि यदि इस आदमी ने, यदि आदमी दिवालिया हो गया या भाग गया, मिला ही नहीं, तो फिर कस्टम एजेंट को वो ड्यूटी भरनी पड़ती है। पर कस्टम एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब शुरू होती है? जब वो आदमी पकड़ा ना जाए या तो वो आदमी दिवालिया हो जाए। सीधा कस्टम एजेंट की ड्यूटी शुरू नहीं होती। और वो मान लो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो सिविल केस हुआ,
उस आदमी ने ड्यूटी नहीं भरी थी तो कोर्ट ने तो प्रोसीजर के मुताबिक कस्टम एजेंट को भी समन्स भेजे, पर ऐसा नहीं है कि जो कस्टम एजेंट यानी अदानी की कंपनी, और वो अदानी की कंपनी है तो सीधा अदानी को मतलब कंपनी के मालिक को जेल बना। वो इस तरह की बात है कि मान लो आपने टाटा को कोई माल बेचा और उसने टाटा ने पैसे दिए, वो चेक बाउंस हो गया, चेक लिया तो सीधा सीईओ को जाके अरेस्ट कर दिया। ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होता। वो प्राइमा फेसी एक सिविल केस हुआ। तो इसमें क्यों उन्होंने अदानी के भाई को अरेस्ट किया था? क्योंकि अदानी अहमदाबाद की टीम की बोली कम कर दे और वो सब झगड़ा हुआ, उसकी वजह से ललित मोदी को काटा गया। तो ललित मोदी ने शशि थरूर का नाम लीक कर दिया, तो फिर शशि थरूर पे, अरे ललित मोदी पे ये सारी इनकम टैक्स की और ये सारी इंक्वायरी आ गई। तो कुछ टाइम के लिए तो वो आइसलैंड जाके छिप गया था। तो आप गूगल करो, पूरा किस्सा मिलेगा, ललित मोदी आइसलैंड। अब ललित मोदी का नाम बैन हो गया क्रिकेट में से। खैर, मतलब इसी तरह से कांची के शंकराचार्य को जयललिता ने क्यों जेल भेजा था? जयललिता ने कांची के शंकराचार्य को जेल में इसलिए भेजा था मर्डर के आरोप पे कि कुछ प्लॉट था जो कि जयललिता को फोकट के भाव खरीदना था और शंकराचार्य को या तो बेचना नहीं था या तो अच्छे दामों पे बेचना था। तो दोनों में झगड़ा हो गया, तो जयललिता ने उसको जेल में बंद करा दिया। साथ में मिशनरी भी चाहते थे कि शंकराचार्य को जेल हो। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य मंदिरों में दलितों को प्रवेश मिले उसके लिए मूवमेंट चला रहे थे। अभी दलितों को मंदिरों में प्रवेश मिलता है तो उनके क्रिश्चियन बनने के चांस कम हो जाएंगे। ये सारी कब की बात है? कुछ आप गूगल करो, कांची शंकराचार्य प्रिजन जयललिता, तो आपको मिलेगा। कुछ 2006 या 2007 की बात है जब जयललिता ने कांची के शंकराचार्य पे एकदम झूठे मर्डर के आरोप ठोक दिए थे। तो इसमें ये आरोप झूठे हो सकते हैं, और यदि आरोप झूठे हैं तो आप 2-4 साक्षी, और इसमें सबसे बड़ा आता है कि जो जज है वो बिके हुए हैं भारत के, और इसलिए इसमें मैं 500 की ज्यूरी रखने को सजेस्ट करता हूं, जो कि इम्पॉसिबल प्रपोजल क्यों नहीं है। क्योंकि ग्रीस यदि 300 बीसी में 600 बीसी में 1500 की ज्यूरी रख सकता है जब टेक्नोलॉजी के नाम का टी नहीं था, तो आज की तारीख में 500 की ज्यूरी ला सकते हैं। तो इसमें हम कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं? मैं हम कार्यकर्ताओं को रिक्वेस्ट करूंगा कि सीधा इस पे ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन सीधा स्टैंड लेना ठीक बात नहीं है। सीधा ओपिनियन लेना यानी कि मेरा ये ओपिनियन है कि आशाराम बापू निर्दोष है, पर ये अपने आप में एक लीगल स्टैंड नहीं बन सकता कि आज के आज उनको बरी कर दो और केस क्लोज कर दो। और इसी तरह से एक्टिविस्ट को ऐसा ओपिनियन भी नहीं लेना चाहिए कि आशाराम बापू दोषित है और आज के आज केस क्लोज कर दो और कर दो उनको सजा 3 साल की जेल, 7 साल की जेल। और एक्टिविस्ट को यह डिसीजन भी लेने ना चाहिए कि लेट द कोर्ट डिसाइड, क्योंकि जज है वो बिके हुए हैं, नेपोटिक है। तो ऐसी हालत में ज्यूरी सिस्टम के लिए जो एक्टिविस्ट को प्रपोज करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं कि आप एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि वो पार्लियामेंट में स्पेशल ट्रायल के लिए रेजोल्यूशन लॉ पास करे। पार्लियामेंट के पास स्पेशल इंक्वायरी कमीशन रखने का पावर है आज की तारीख में। स्पेशल इंक्वायरी कमीशन में पार्लियामेंट किसी को भी रख सकती है। तो 500 आदमी रैंडमली सिलेक्ट करो राजस्थान को और इनको इंक्वायरी करने दो, क्योंकि एमपी अधिकतर बिके हुए हैं। मिशनरी की लॉबी इतनी पावरफुल है कि मोदी साहब भी खुल के समर्थन नहीं कर पाए आशाराम बापू का। जब ये पूरा वणझारा का केस है, 6 साल से जेल में, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई सीबीआई है, उसके पीछे कांग्रेस का मोटिवेशन है। सीबीआई के पीछे उन्होंने कांग्रेस को आरोप लगा दिया कि भाई कांग्रेस है वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ी है। लेकिन आशाराम बापू के केस में मोदी साहब ये आरोप नहीं लगा पाए कि ये पूरा फर्जी केस कांग्रेस ने शुरू किया है। उनको ये कहना ही पड़ा। यहां तक उनको यह स्टेटमेंट देना पड़ा कि भारत में महिलाएं गलत केस नहीं करती, जो कि बिल्कुल झूठ है। 2 दिन पहले के इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, आप गूगल करो, मिल जाएगा आपको। 4 years फॉल्स कंप्लेन रेप, एक महिला को बलात्कार का झूठा केस करने की 4 साल की जेल की सजा हुई है। उस आदमी ने जिस पे आरोप हुआ था वो कुछ 60-70 दिन जेल में रहा। जेल से निकलने के बाद उसने
आत्महत्या कर ली, गलत आरोप लगा था, उसको बुरा लगा था, और उसने पूरा अपना सुसाइड नोट लिखा। उसमें उसने पूरा लिखा कि मैंने इस महिला के पति को पैसा उधार दिया था और वो तो चेक से प्रूव हो गया कि उधार दिया था। ये पैसा लौटा नहीं रहा था, मैं पैसा मांगने के लिए उसके घर गया और इसने मुझ पे गलत केस कर दिया, और पूरा उसने सुसाइड नोट में लिखा। तो उस सुसाइड नोट के आधार पे जज ने सजा की। दूसरा भी केस चल रहा है कि आदमी को इतना परेशान करना कि वो आत्महत्या कर बैसे, उसमें 7 साल की सजा हो सकती है। फिर एक दिल्ली में दूसरा केस आया कि एक महिला ने अलग अलग पुलिस स्टेशन पे अलग अलग दिन, अलग अलग तारीख, अलग अलग समय, अलग अलग पुलिस स्टेशन में 22 लोगों के सामने रेप के केस फाइल किए थे, बलात्कार के केस फाइल किए थे। अब 1-2 शायद सच हो या नहीं, शायद 3-4 सच हो, मैं नहीं मानता 22 के 22 सच हो। अब वो पोल क्यों नहीं खुली? क्योंकि इसमें नाम कॉन्फिडेंशियल रहते हैं। तो मेरे पे गलत केस फाइल हुआ तो मुझे पता ही नहीं है कि इसने पहले कितने गलत केस फाइल करके रखे हैं, क्योंकि जितने गलत केस फाइल किए थे उसमें सब में नाम कॉन्फिडेंशियल था। वो केस कैसे खुला कि एक इंस्पेक्टर के पास वो केस आया तो उसने देखा कि भाई ये वही महिला है जिसके वो पहले किसी और पुलिस स्टेशन में था, वहां के ट्रांसफर होकर आया था, कि भाई ये तो यही महिला है जिसने पहले एक और, मतलब मैं जब 2 साल पहले उस पुलिस स्टेशन में था तब इसने केस किया था। तो उसने दिल्ली के सारे पुलिस स्टेशन में क्वेरी निकाली, क्वेरी भेजी कि बताओ भाई इस महिला ने और कितने कितने केस किए हैं आपके पुलिस स्टेशन में। तो पता चला कि अलग अलग पुलिस स्टेशन में इस तरह से 22 केस गलत फाइल किए थे। तो गलत केस दुनिया में, पूरी दुनिया में हो रहे हैं, हिंदुस्तान में हो रहे हैं, और अब तो कुछ केस सामने भी आए हैं। तो ऐसे केस में यह भी ओपिनियन देना ठीक नहीं है कि आशाराम बापू क्रिमिनल है, सीधा जेल भेज दो। दूसरा, उनके सामने लैंड एनक्रोचमेंट का केस है, शायद सच हो, इससे ये केस सच है वो साबित नहीं होता। भाई लैंड एनक्रोचमेंट के केस तो आपको बहुत सारे लोगों के सामने मिल जाएंगे, तो वो सबके सब आदमी खूनी या तो हर तरह के क्राइम करने वाले नहीं होते। और जो लैंड एनक्रोचमेंट का केस है तो उसमें जो सजा करनी है करो, उसमें भी मैं गलत नहीं मानता। इसमें एक्टिविस्ट को यही स्टैंड लेना चाहिए कि ये केस में फेयर जजमेंट आए, लीस्ट अनफेयर जजमेंट आए, उसके लिए क्या किया जाए। तो उसमें मैं मानता हूं वो यही है कि 500 की ज्यूरी आए, मटेरियल एविडेंस के नाम पे एमबी नहीं है, तो ज्यूरी तय करे कि लाई डिटेक्शन टेस्ट लेना है, ब्रेन मैपिंग लेना है, नार्को टेस्ट लेना है, किस सीक्वेंस में लेना है, स्टाफ का लेना है। मैं कहूंगा सबसे पहले स्टाफ का लो, उसमें उससे पता लगेगा कि दोनों में कम गलत कौन है, दोनों में से सही कौन है, गलत कौन है। उसके बाद तय करो कि आशाराम जी का आशाराम बापू का लेना है या लड़की के पिता का लेना है, माता का लेना है, और इस तरह से अंत में पता लग जाएगा कि कौन सच है और कौन झूठ है। तो इस तरह का आप एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजिए कि इस पे स्पेशल इंक्वायरी कमीशन का कानून पार्लियामेंट में पास करे। धन्यवाद।